डीएनए में अगले विश्लेषण से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कि सीमा पर हालात काफी गंभीर हैं। हमारे सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। विपदा की इस घड़ी में पूरा देश हर सैनिक के परिवार के साथ खड़ा है। देश की सेवा करने वाले सभी बहादुर सैनिकों को हम नमन करते हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जी न्यूज देश के हर बहादुर सैनिक की शौर्य गाथा आपके दिलों तक ऐसे ही हमेशा पहुंचाता रहेगा, क्योंकि वो हैं तो हम हैं और अगर वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं। डीएनए में हमारी अगली खबर उन लोगों को समर्पित है जिनकी रगों में एनी टास्क एनी टाइम एनीवेयर यानी किसी भी मुश्किल काम को किसी भी वक्त और कहीं पर भी करने वाला खून दौड़ता है। ये वो लोग हैं जिनके जीने का मंत्र है ड्यूटी अनटू डेथ यानी मरते दम तक देश की सेवा। ये बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं जो आज अपनी 51वीं सालगिरह मना रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1965 में की गई थी। बीएसएफ के शौर्य की कहानी दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट कर रही है। हमारी स्पेशल सीरीज के तहत हम आपको राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा चुके हैं और आज की रिपोर्ट के लिए हम आपको राजस्थान के बाड़मेर लेकर चलेंगे। शपथ लेकर भारतीय संविधान की और मैं भारत के ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जल थल या नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। राजस्थान और गुजरात जहां मिलते हैं, वो इलाका सदियों से आतंकवादियों का मनपसंद रास्ता रहा है। यहाँ जमीन और आबो हवा सख्त है, लेकिन रेत के उदास रंग में भी यहाँ के लोगों के जीवन में अनेक रंग हैं। पानी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इन हालात में रहना सीख लिया है। पानी की एक एक बूंद यहाँ अनमोल है। ये शहीदों और रणबांकुरों की धरती है, क्योंकि मरुस्थल के बीच बसे बाड़मेर को हर हमला सबसे पहले झेलने की आदत है। ये देश का वो इलाका है जहां 1971 और 1965 की लड़ाइयों के निशान हर जगह मौजूद हैं। लेकिन यहां आपको एक ऐसा शहीद स्मारक मिलेगा जो आपने कहीं और नहीं देखा होगा। ये वो रेलवे ट्रैक है जिस पर चलकर थार एक्सप्रेस हफ्ते में एक बार भारत से पाकिस्तान जाती है। ये ट्रैक जोधपुर को कराची से जोड़ता है। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर हैं। आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहीदों के स्मारक देखे होंगे, लेकिन ये शहीद स्मारक कुछ अनोखा है। ये 1965 के युद्ध में शहीद रेलवे के कर्मचारियों का स्मारक है। दरअसल 9 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने एक भारतीय ट्रेन को छीनने की, उसको अगवा करने की कोशिश की, लेकिन उन 17 बहादुर रेलवे कर्मचारियों ने उस ट्रेन को पाकिस्तानी सैनिकों के बीच से वो लेकर भागे। लेकिन यहाँ आने पर उनके ऊपर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने हमला किया और यहाँ पाकिस्तानी बमबारी में वो 17 बहादुर रेलवे कर्मचारी शहीद हुए और ये उन रेलवे कर्मचारियों का शहीद स्मारक है। पाकिस्तान ने न केवल भारतीय ट्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, बल्कि इस रेल ट्रैक को भी उखाड़ दिया था।
1965 के बाद 1971 में भी गडरा और मुनाबाव में कांटे की टक्कर हुई थी। दरअसल ये रास्ता बाड़मेर होते हुए जोधपुर और फिर अहमदाबाद तक जाता है, यानी दुश्मन अगर आगे बढ़े तो भारत के सबसे अच्छे इलाके खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए तपते रेगिस्तान की एक एक इंच जमीन कीमती है। ये इलाका भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2009 में यहाँ तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार मिले थे, जिस पर पाकिस्तान ने टेढ़ी नजर डाल रखी है। 1965 के बाद लंबे अरसे तक ये रेलवे ट्रैक उजाड़ पड़ा रहा, लेकिन 2006 में इसे दोबारा शुरू किया गया। भारतीय सीमा पार होते ही पाकिस्तान का पहला रेलवे स्टेशन खोखरापार है। मेरे ठीक पीछे जीरो लाइन पर बना हुआ भारत का गेट है। उसके पीछे लगभग 100 मीटर पर पाकिस्तान का गेट है और वहीं पाकिस्तान का पहला रेलवे स्टेशन है। और इन दोनों दरवाज़ों के बीच से इंटरनेशनल बाउंड्री गुजरती है, पिलर नंबर 814। आपने ये संदेश कई बार सुना होगा कि पानी अनमोल है, लेकिन ये यहाँ संदेश नहीं, जिंदगी का अहम हिस्सा है। और यहाँ बॉर्डर के साथ तैनात बीएसएफ भी इस बात को अच्छी तरह महसूस करती है। ज्यादातर जगहों में पानी 60 से 70 किलोमीटर दूर से लाया जाता है और पीने के पानी की सप्लाई हफ्ते में एक दिन ही मिल पाती है। जरा सोचिए, जब गर्मियों में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता होगा तो यहाँ ड्यूटी करना कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ थार के रेगिस्तान के बीच में, इस जगह में मुनाबाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है, क्योंकि गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को भी पार कर जाता है और चारों तरफ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर ज़मीन में बहुत नीचे जाने पर खारा पानी मिलता है और मीठा पानी 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर एक एक सोता है जहाँ से मीठा पानी आता है। और यहाँ बीएसएफ की जो अग्रिम चौकियाँ हैं, जो पोस्ट हैं, वहाँ पानी पहुँचाना, जवानों को पानी मुहैया कराना बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट अरुण शर्मा हैं। अरुण जी, पानी यहाँ एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा में नमक है, यहाँ पानी के लिए कैसे आप जवानों में मैनेज करते हैं पानी को? देखिए, थार का रेगिस्तान है तो पानी की समस्या तो यहाँ पे है ही। तो उसकी समस्या से निपटने के लिए हमारे पास खुद के बीएसएफ के वाटर टैंकर्स हैं, जो प्रत्येक तीसरे दिन हमें खारा पानी, जो कि जवानों के रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और प्रत्येक 5वें दिन पीने का पानी आता है, मीठा पानी। जो खारा पानी कितनी दूर से लाते हैं आप? खारा पानी ज़्यादा दूर से नहीं लाते। खारा पानी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर हमें अवेलेबल है, जबकि मीठा पानी हमें गड्रा रोड से लाना पड़ता है, जो यहाँ से एक टाइम में 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर अप एंड डाउन पड़ता है। और वहाँ से आप टैंकरों के जरिए 5 दिन में एक बार मीठे पानी का टैंकर आता है और 3 दिन में एक बार खारे पानी का टैंकर आता है। और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं और कैसे उसको संभाल के खर्च करते हैं? उसके लिए हमारे पास 2 टैंक्स हमने सेपरेट बना रखे हैं, एक मीठे पानी का टैंक, एक खारे पानी का। जो टैंकर्स आता है मीठे पानी का, तो हम इसको मीठे पानी वाले टैंक में स्टोर करते हैं, खारे पानी को खारे पानी में। जो मीठा पानी है, फर्दर हम ऊपर जो आपको टंकी दिखाई दे रही है बड़ी, उसमें हम स्टोर करते हैं। उस टंकी हाइट के ऊपर बनाई इसलिए गई है ताकि बाकी और पोस्ट के अंदर जितनी भी टैंक्स हैं, टॉयलेट्स के लिए, लंगर के लिए, हमारा मेस के लिए, और जो जरूरत है जो बिल्डिंग्स है उसके लिए, वहाँ पे हम इस टंकी से फर्दर मीठा पानी सप्लाई करते हैं। खारा पानी ये हमारा बाथिंग पॉइंट है। खारे पानी को बंदे यहीं पे, हमारी जो नफरी है, हमारे जो जवान है, वो यहीं पे यूज़ करते हैं अपने नहाने और दूसरे कामों के लिए। और हमने देखा कि नहाने के पानी का भी आप बचा के इस्तेमाल करते हैं। जी, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की बहुत शॉर्टेज है। तो जो भी पानी हमारा वेस्टेज होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे, उसको हम एक पाइप के द्वारा, एक हमने जो टैंक बना रखा है स्टोरेज, उसमें हम लेके जाते हैं उस पानी को, और फर्दर उस पानी को हम यहाँ पे जो प्लांटेशन, आपने इतना पेड़ देखे हुए, इतनी हरियाली देखी हुई है, वो उसी से संभव हुआ है हमारा। आपने बहुत बार सुना होगा, जल ही जीवन है, पानी का अपव्यय ना करें। शायद आपने कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन अगली बार जब भी आप पानी वेस्ट करें, पानी बर्बाद करें, तो आप यहाँ थार के रेगिस्तान में सबसे आगे तैनात बीएसएफ के जवान के बारे में ज़रूर सोचिएगा। बाड़मेर देश का 5वां सबसे बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ आबादी का औसत केवल 92 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सरहद के आसपास के इलाकों में तो आबादी के नाम पर मीलों बाद चंद झोपड़ियों वाली एक ढांडी यानी छोटा गांव दिखाई देता है। सीमा की रखवाली के लिए सबसे आगे तैनात रहने वाले बीएसएफ के जवानों को अपनों से लगातार दूर रहना पड़ता है।
जय हिंद श्रीमान। ऐप कंपनी को स्टैंड डाउन किया, हथियार एमिशन चेक किया, सब ठीक ठाक है श्रीमान। पार्टी को छोड़ने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। ऐसे में यहाँ तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए छोटा सा ह्यूमन टच भी परिवार के बीच रहने का एहसास करा देता है। लेकिन ऐसे एहसासों को महसूस करने का समय भी कम ही मिल पाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है और सरहद पर निगरानी बेहद सख्त है। बाड़मेर में रेत के टीले तेज हवा में लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं और ऐसे में सरहद की निगरानी और भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ थार के इस रेगिस्तान में मौसम बहुत बेरहम है, दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जवान के सामने अकेलापन है और सामने दुश्मन है। बहुत सारी कुदरती परेशानियाँ हैं। कुदरती परेशानियों का सामना यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग को भी करना पड़ता है। थार के रेगिस्तान में शिफ्टिंग ड्यून्स यानी रेत के जो टिब्बे होते हैं वो अपनी जगह लगातार बदलते रहते हैं। जहाँ आज टीला है वहाँ कल खाई हो जाएगी और जहाँ आज खाई है वहाँ कल टीला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ये फेंसिंग है, बॉर्डर फेंसिंग लाइन, ये लगातार रेत के बीच में दबती रहती है और कुछ कुछ दिनों बाद इसको साफ़ करना पड़ता है, इसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कई बार बॉर्डर फेंसिंग टूट जाती है। हमारे साथ अनिल रावत साहब हैं 2IC BSF के। ये जो प्रॉब्लम है, अब सामने नज़र आ रहा है कि पूरी फेंसिंग लाइन बालू में दब गई है, नज़र भी नहीं आ रही जो उधर वाली फेंसिंग लाइन है। इसको कैसे निपटते हैं इससे? इसका तो देखिए हम क्या करते हैं, BSF जो है इसमें हम लोग इसमें अपनी इम्प्रोवाइज जो फेंसिंग है जो भी हमारे इस इलाके के हिसाब से जो सूट करती है, क्योंकि जो पहले की फेंसिंग है वो दब जाती है तो उसको फिर सैंड ड्यून से चेंज होते रहते हैं। तो हम ये BSF जो है अपने रिसोर्सेज से ये जो अपने इम्प्रोवाइज फेंसिंग है वो बनाती है ताकि हम यहाँ पर अपना जो डोमिनेशन है और जो निगरानी है हम वो यहाँ पर अच्छी तरह से कर सकें। मौसम यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होता है आपके लिए। सर्दियों में रातें बहुत ठंडी और कोहरे वाली, गर्मियों में दिन बहुत तकलीफ दे। कैसे करते हैं मैनेज इन सारी चीज़ों पर? उसके दौरान ड्यूटी बॉर्डर लाइन से, बॉर्डर फेंसिंग लाइन से 5 मीटर 10 मीटर दूर। आपको मैं सही बताऊं तो ये अगर, क्योंकि हम लोगों का ये पेशा है, हमारे प्रोफेशन है, ये हमारी ड्यूटी है, तो हमें थोड़ा सा समय लगता है उस पर्टिकुलर जगह में अडेप्ट होने में, लेकिन उसके बाद ही हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो एक जवान को जो आइसोलेशन है, वो जब ड्यूटी करता है अपने परिवार से काफ़ी अलग रहता है, तो उसके लिए हम लोग रिक्रिएशन के लिए जो है हम उसको फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको जो एक अकेलापन जो उसको अपने परिवार से दूर रहने का है वो उसका दूर हो सके। और जो BSF जो हमारा या एक उसकी कंपनी जो उसका एक परिवार है वो उसमें सबके साथ। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कम्युनिकेशन की है, कनेक्टिविटी की है, उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे? हाँ, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पर आपका रिमोट लोकेशन होती है, तो ना यहाँ पर हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन होता है, ना हमारे पास यहाँ मोबाइल की कनेक्टिविटी जो है इस पर्टिकुलर एरिया में। इवन कि हमारे क्या कहते हैं जो पीछे के इलाके हैं वहाँ पर भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती है। इसके लिए हमें जो भारत सरकार है, हमारा गृह मंत्रालय है, उसने हमें तकरीबन हर एक जो हमारा बॉर्डर आउटपोस्ट है उसके लिए हमें अपना सैटेलाइट टेलीफोन्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे अपना जवान का जो परिवार है उससे संपर्क में रहता है, या उसको कभी भी उस तरह का अगर अपने परिवार से बात करने का है तो उससे परिवार से बात कर सकता है। ये अपने आप ही मोटिवेटेड और अपने आप ही अलर्ट रहते हैं ताकि हमारे इलाके में कुछ इस तरह की गतिविधि, इस तरह की हरकत ना हो। इस सुनसान और वीरान रेगिस्तान में सर्दियों की रात में तापमान 0 डिग्री तक पहुंचता है, लेकिन हर रात यहाँ रेत के हर टीले के ऊपर BSF के किसी न किसी जवान की जागती हुई नजरें सरहद पर गड़ी रहती हैं ताकि सीमा पार बैठा दुश्मन अपनी हदों को पार करके घुसपैठ न कर सके। थार के रेगिस्तान में दुनिया से कटे बॉर्डर फेंसिंग लाइन के आसपास एक दिन मोबाइल कनेक्टिविटी से दूर बिताने पर मुझे अब इस समय एक बेचैनी सी महसूस हो रही है कि पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा होगा। लेकिन यहाँ जवानों को महीनों इसी स्थिति में रहना पड़ता है। यहाँ सरकार ने कुछ दिनों पहले डिजिटल सैटेलाइट फ़ोन टर्मिनल मुहैया कराए थे जो कि हर BOP हर चौकी पर थे और उसमें अभी भी हैं, और उसमें सरकार ने सब्सिडी दी थी। 1 रुपये पर मिनट पर जवान अपने घर में बात कर सकता था। लेकिन अब
लेकिन अब वो सब्सिडी ख़त्म हो गई है और जवान को 5 रुपये पर मिनट अपने परिवार से बात करने की कीमत चुकानी पड़ती है। एक जवान के लिए ये कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ख़ासतौर पर तब जब इस इलाके में घर से इतनी दूर दुश्मन के बिल्कुल सामने बॉर्डर फेंसिंग लाइन पर थार रेगिस्तान के बीच में तैनाती पर उसे सिर्फ एक अलाउंस मिलता है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो कि 1200 रुपये पर महीने का होता है, यानी 40 रुपये हर रोज़। ये उसके इस सारे श्रम की, इस सारे त्याग की कीमत है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, भारत पाकिस्तान सीमा, जिला बाड़मेर।